हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में कमाल ही हो गया। जी हां, 45वें चेस ओलंपियाड में भारत ने स्वर्णिम सफलता हासिल की, न सिर्फ पुरुषों में बल्कि महिलाओं में भी। और ऐसा करने वाला भारत जो है दुनिया का तीसरा देश बन गया। चीन और सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ के बाद भारत ने ये कमाल किया। इससे पहले भारत को कांस्य पदक से भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन इन सब तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विशाल सरीन जी। और विशाल सरीन जी जो कि फिडे के सीनियर ट्रेनर रहे हैं और भारतीय महिला टीम के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं। और साथ ही ये एशियाई लेवल के टूर्नामेंट्स हो चाहे वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट्स हो, वहां ये भारतीय टीम को कोचिंग दे चुके हैं। और भारतीय टीम की एक सदस्य हैं तानिया सचदेव, उनको ये तकरीबन इन्होंने 15-16 साल जो है कोचिंग दी है। तो उनकी ये उपलब्धि बेमिसाल है और उनसे आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे किस उपलब्धि के मायने। स्वागत है आपका विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई भी। बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल जी, मेरा पहला सवाल यही है कि हर कोई ये जानना चाह रहा है कि ये जीत कितनी मायने रखती है। क्या हम इसको 1983 का वर्ल्ड कप क्रिकेट जीतने वाली टीम की वो जो कामयाबी मिली थी, क्या उस तरह से हम इसको देख सकते हैं, उतनी बड़ी जीत? देखिए, मतलब शतरंज का बेसिकली जो ऑडियंस है वो क्रिकेट वाला ऑडियंस या टेनिस वाला ऑडियंस या सॉकर वाला ऑडियंस नहीं है। लेकिन अगर इसके हम तुलना करने जाएंगे तो इस बार जैसे जो ओलंपियाड जो अभी हंगरी में जो जस्ट संपन्न हुआ है उसके अंदर करीब 191 कंट्रीज ने भाग लिया था, जो कि मतलब चेस ओलंपियाड के इतिहास में तो मतलब ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ही। लेकिन साथ के साथ मुझे नहीं लगता किसी भी स्पोर्टिंग डिसिप्लिन के अंदर आज तक ऐसा हुआ है कि 190-191 कंट्रीज एक सिंगल स्पोर्ट खेल रहे हो, वो भी एक छत के नीचे या फिर एक स्टेडियम के अंदर। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम वर्ल्ड कप सॉकर की बात करते हैं तो 32 टीमें खेलती हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात करते हैं तो आजकल शायद 10 खेलती हैं। जब आप 83 की बात कर रहे हैं तब तो 8 ही खेलती थी। तब तो शायद क्रिकेट प्लेइंग नेशंस ही टोटल 8 थे। तो वो जमाने कुछ और थे। लेकिन हाँ, मतलब शतरंज के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज यू सी शतरंज का यहाँ उत्थान तो यहीं से हुआ था और यहीं पे हमारे देश में ही ये खेल जन्मा और पनपा है। और वहां से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्नेह हम बढ़ते हुए फाइनली जो हमें जिस चीज को मुझे लगता है हम डिजर्व करते हैं, फाइनली हमारे ये जो नई पीढ़ी के जो हमारे जो मार्गदर्शक है, नई पीढ़ी जो है, मैं इनको मार्गदर्शक बोलता हूँ हमारे, कि यही हमें सिखा रहे हैं। एक्चुअली हम इनको कम सिखा सकते हैं, ये हमें ज्यादा सिखाते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है। और इन लोगों ने जो राह दिखाई है, मुझे लगता है कि शतरंज का भविष्य बहुत उज्जवल है हमारे देश में। और मतलब आज से कुछ करीब 3 या 4 साल पहले जब कोविड आया था, उस टाइम पे ये मुहिम टाइप की चालू हुई थी कि चेस जो है कैरियर स्पोर्ट भी बन सकता है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया बात आपने कही। और 1984 में जरा दर्शकों को बता दूं साथ साथ आपके कि 1924 के जो पेरिस ओलंपिक हुए थे तभी चेस ओलंपियाड की शुरुआत हुई थी। और 1956 में पहली बार भारत की भागीदारी हुई थी। ये सब हम किताबी ज्ञान आपको साथ साथ दे रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट हमारे बताएंगे कि आखिरकार पुरुषों में महिलाओं में दोनों में चैंपियन बनना कितना मायने रखता है, ये हम बता रहे थे। आज शुरुआत अगर हम विशाल जी, अगर हम पुरुषों से करें, पुरुषों की टीम से करें, क्योंकि पुरुषों की टीम कांस्य पदक जीत चुकी है एक मौके पर पहले भी, और यहाँ स्वर्णिम सफलता, और उसमें कितना बड़ा श्रेय रहा, गुकेश का कितना बड़ा था, अर्जुन एरिगैसी थे टीम में, इन सब का कितना बड़ा योगदान था, और उसको सिलसिलेवार तरीके से जरा समझाइए बहुत आसान भाषा में। जी, एक्चुअली एक बार पहले स्वर्ण, मतलब एक बार पहले कांस्य पदक नहीं जीता, 2 बार जीता है। 1914 में 2014 में जब नॉर्वे में ये चैंपियनशिप हुई थी, मतलब ओलंपियाड जब हुआ था, तब भी हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल आया था मेन में। और इस साल दोबारा आया। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो 2018 के अंदर चाइना की टीम थी जो कि मेन और मतलब ओपन और वुमेन दोनों कैटेगरीज जीती थी। इसके अलावा जब से पहले ओलंपियाड करीब 13 राउंड का होता था, अभी 11 राउंड का होता है। तो पहले 13 मैचेस होते थे इसके अंदर। तो जब से ये 11 राउंड का हुआ है, इस बात को बहुत साल हो गए हैं, तब से पहली बार, ये दूसरी बार ऐसा घटना हुई है कि जब कोई देश जो है 2 बार जीता है। और 1986 में इससे पहले लास्ट हुआ था। 2018 से पहले 1986 के अंदर जो है, जब यूएसएसआर होता था, तो यूएसएसआर की टीम ने गोल्ड दोनों कैटेगरीज में जीता था।
अब आते हैं हमारे जो ये जो नए खिलाड़ी तो अब इन्हें क्या ही बोला जाएगा, टोटल थॉरो प्रोफेशनल्स हैं ये लोग। बहुत ही अच्छा, बहुत हाईएस्ट लेवल पे खेलते हैं इतनी छोटी-छोटी उम्र में, 18 साल की एज में। मतलब 18 साल की एज में ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद, और ये 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा है गुकेश। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महान उपलब्धि है, मेरे ख्याल से शायद यंगेस्ट एवर टू प्ले इन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच। तो गुकेश ने ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस जो दी है वो 3056 की परफॉर्मेंस है। मुझे नहीं लगता है किसी भी रीसेंट किसी भी इवेंट से कुछ भी कंपैरिजन इसका किया जा सकता है लास्ट के कुछ काफी सालों के अंदर। 3056 की, मतलब वो जिस रेटिंग परफॉर्मेंस पे, मतलब जैसे उसकी अभी रेटिंग है 2791 हो जाएगी शायद 1 अक्टूबर को, तो वर्ल्ड का 5वें नंबर का खिलाड़ी बन जाएगा 2791 लेके। लेकिन वो खेल रहा था 3000 प्लस की स्ट्रेंथ पे, 3050 प्लस की रादर स्ट्रेंथ पे, कि उस लेवल का अगर कोई खिलाड़ी होता तो वो ब्रेक इवन होता जितना स्कोर इसने किया, और उस लेवल तक आज तक कोई पहुंचा नहीं है। जो हाईएस्ट रेटिंग एवर गई है वो मैग्नस कार्लसन की है, वो 2800 शायद 71 या 80 ऐसे मैक्सिमम गई थी। तो अभी मैग्नस कार्लसन से गुकेश करीब 40 अंक पीछे हैं। और गुकेश ने तो चलिए जो है टोटल 10 मैच खेले जिसमें से उन्होंने 9 अंक बनाए। हर मैच के अंदर उन्होंने अपना चांस लिया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। जबकि टॉप टेबल के ऊपर नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो मतलब ही हैज प्लेड मच बेटर देन मैग्नस कार्लसन, जो कि बाय फार वर्ल्ड के, मतलब माना जाता है उनको कि उनसे अच्छा कोई खिलाड़ी इस दुनिया में अभी भी नहीं है। मतलब गुकेश की अभी शुरुआत यानी हुई है 8 लेकिन जीत और 2 ड्रॉ, आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इन्होंने, गुकेश ने जो आपने बताया 9 अंक हासिल किए हैं, अर्जित किए हैं, यानी 8 जीत और 2 ड्रॉ उनके रहे। 300, जी जैसा जी आपने बताया, 3000 प्लस रेटिंग वाले ये प्लेयर हैं और अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अर्जुन के बारे में क्या कहेंगे, जो बोर्ड नंबर 3 पर थे, जिसमें तीसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी से अपोनेंट टीम के पाला पड़ता है? एक्चुअली टीम की स्ट्रेटजी थी, जो इंडियन टीम मीटिंग्स वगैरह पहले जो भी हुई होंगी, उस टीम के अंदर एक स्ट्रेटजी जी इन्होंने बनाई थी कि क्योंकि अर्जुन जो है, अगर आप पिछला पिछला पूरा 1 साल देखेंगे तो उनकी रेटिंग बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन उनको एक भी, मतलब एक सुपर एलीट टूर्नामेंट में क्लासिकल चेस खेलने का मौका नहीं मिला है, जो कि गुकेश कंटिन्यूअसली खेलते रहे हैं। चाहे वो कैंडिडेट्स हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो कुछ और हो, मतलब गुकेश रहे हैं वहां पर। वेरएज अर्जुन जो है कोई भी एलीट टूर्नामेंट नहीं खेले हैं, तो दैट मींस कि उनकी परफॉर्मेंस जो 2700 तक के खिलाड़ी होते हैं उनके खिलाफ बहुत ही अच्छी चल रही है फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो आई थिंक ये मेजर डिसीजन था, और ये बहुत बहुत ही कामयाब डिसीजन अंत में साबित हुआ। मतलब हाइंडसाइट के एडवांटेज से हम ये कह सकते हैं, अब तो हो चुका है। लेकिन ये पहले खैर पहले से प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता कि अर्जुन कैसे लेंगे इसको, क्योंकि वो हाईएस्ट रेटेड प्लेयर थे जब ओलंपियाड शुरू हुआ इंडिया के, तो कायदे से उनको टॉप बोर्ड पे होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैनेज, मतलब जो टीम का जो थिंक टैंक है, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, गुकेश पहले बोर्ड पे खेलेगा और अर्जुन तीसरे पे खेलेगा। और अर्जुन ने ये बिल्कुल साबित करके दिखाया कि उन्होंने तो 11 में से 10 अंक बनाए। मतलब ये, इसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि इस लेवल पे देखिए गलतियां वो कर रहा था। पहले राउंड के अंदर ही थोड़ा शेकी था अर्जुन, उसने खुद ही बोला ये। कल मैं कुछ सुन रहा था, उससे बात भी हो रही थी, तो मतलब बेसिकली अब ये जो है पहले राउंड में थोड़ा सा शेकी था, लेकिन धीरे धीरे जो इसने पिकअप किया और लास्ट में जैसे जैसे आउटप्ले करता चला गया अपोजिशन को, मतलब एकदम इक्वल पोजीशन होगी, वहां से कहां से चाल निकाल करके इधर उधर घुमा फिरा करके, और पूरा, और वही काम गुकेश टॉप बोर्ड पे कर रहा था वर्ल्ड एलीट के साथ, मतलब लाइक जो टॉप प्लेयर्स हैं हर टीम के। तो इन दोनों ने बेसिकली भारत की नैया पार लगाई है। लेकिन एक स्पेशल मेंशन इसके अंदर और होनी चाहिए, वो है विदित गुजराती की, जो कि चौथे बोर्ड पे खेल रहे थे। उन्होंने 10 में से 7.5 अंक अर्जित किए, जी 5 जीते 5 ड्रॉ किए, और मेरे ख्याल से उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ही सिग्निफिकेंट था, क्योंकि बहुत की मोमेंट्स पे उन्होंने जो है जीत भी दर्ज करी, और जहां पर पोजीशन को पकड़ के चलना था वहां पे वो पकड़ के भी चले। प्रज्ञानंदा ने भी अपना काम काफी मतलब बकुशल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया, 6 अंक बनाए उन्होंने 10 में से। और एक ही सबसे बड़ी बात कि पूरे के पूरे 44 गेम हुए हैं पूरी टीम की, अगर लगाया जाए, हर हर राउंड में 4 मैचेस होते थे, 44 में से हम सिर्फ एक गेम हारे, जो कि क्या सिर्फ बात, एक क्या बात। अल्टीमेट राउंड के अंदर एक भी मैच हम नहीं हारे, मतलब एक सिंगल 1-1 मैच भी हम नहीं हारे। आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जिसके लिए मेरे ख्याल से मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है हमारे हमारे चलिए महिला टीम में। टीम की बात करते हैं विशाल जी। अभी तक तो हमने पुरुषों की टीम का आपने बहुत ही बारीकी से और बहुत आसान भाषा में हमें समझाने की कोशिश की है। महिलाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, जो 9 जीत और 1 ड्रॉ, ये रहा उनका कुल मिलाकर प्रदर्शन और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन?
जी 9.5 अंक बनाए, 9 जीत नहीं 9 जीत, हाँ 1 ड्रॉ, ये टीम का प्रदर्शन था। तो करीब 19 अंक उन्होंने बनाए। पिछले साल, पिछले ओलंपियाड में, पिछले साल नहीं 2022 के ओलंपियाड में जो चेन्नई हुआ था, वहां भी ऑलमोस्ट लग रहा था कि इंडियन मेन टीम जीते या ना जीते, लेकिन वुमेन टीम पक्का जीत जाएगी। आखिरी राउंड उनका था भी यूनाइटेड स्टेट से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग हार गए और उन्हें जो है फिर कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा था लास्ट ईयर। लेकिन वो ये कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है, कह सकते हैं हम। और शायद ये लिखा हुआ था आने वाले समय के लिए कि बुदापेस्ट के अंदर जा करके हमारी टीमें जो है भारतीय झंडा जो है लहराएंगी। और ये जो 9 जीते जो अर्ज करी है, सारी की सारी टॉप टीमों से खेला है। एक माइनर हिकअप को अगर हम छोड़ दें जो कि पोलैंड के साथ हो गया इनका, वो भी ये मैच कहीं से हारने वाला था नहीं, लेकिन किसी तरह कुछ गड़बड़ हो गई। एक दिन आप इनको कह सकते हैं कि ऐसा एक दिन ऐसा बस गया कि जब टीम हार गई। बाकी अदरवाइज आई थिंक ये भी काफी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी। बहुत उम्दा खेल का प्रदर्शन किया है इसमें दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने, जिसके बारे में अगेन मतलब शब्दों में व्याख्यान करना इसको मतलब बहुत ही मुश्किल और मतलब शायद मुनासिब भी नहीं है। इसके लिए ये वो सिर्फ हम फील ही कर सकते हैं कि भाई आपने ये मतलब ये वो वाले 175 रन है जो कपिल देव ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बनाए थे, हम कह सकते हैं। विशाल जी, एक सवाल ये उठता है कि भारत में चेस बहुत पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे करके, लेकिन जो इसका दायरा है दक्षिण भारत तक सीमित है। दक्षिण भारत में बहुत प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत से या अन्य देश के हिस्सों से उतने ज्यादा प्लेयर नहीं आ रहे जितने दक्षिण से। इसकी क्या वजह है? इसका बेसिकली एक तो दक्षिण भारत का एक आप ये मतलब चेस एक संस्कृति टाइप का पार्ट है, मतलब जैसे वहाँ का कल्चरल चीज हो जाती है, क्योंकि बहुत सालों से समय से चला आ रहा है। अगर आप देखें हिंदुस्तान के जो पहले इंटरनेशनल मास्टर बने थे वो भी तमिलनाडु से ही थे, मैनुअल आर्यन, ठीक है। जो पहले ग्रैंड मास्टर बने इंडिया से वो भी तमिलनाडु के ही हैं। आज की डेट में अगर हमारे पास 85 ग्रैंड मास्टर, 25 से ज्यादा तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये जो है एक सिस्टम चला रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट। और जैसे स्कूल है, फॉर एग्जांपल गुकेश, प्रज्ञानंदा, ये लोग सब एक ही स्कूल में जाते हैं, और वो स्कूल जो है इन लोगों की बहुत मदद करता है। अभी मतलब जस्ट ओलंपियाड जाने से पहले गुकेश को स्कूल ने पता है क्या गिफ्ट किया आपको, आपने अगर न्यूज अगर फॉलो की होगी तो, मर्सिडीज बेंज, ये उसके स्कूल ने उसको गिफ्ट किया जी फॉर हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। हाँ जी, तो मतलब ये 18 साल का लड़के को मर्सिडीज बेंज मतलब एक प्राइज के रूप में अपने स्कूल की तरफ से मिलती है। ये मैंने कभी सुना नहीं है। तो इस तरह का प्रोत्साहन जहां पे मिलना शुरू हो जाता है ना, वहां पर फिर क्या होता है, हमारे उत्तर भारत के अंदर इस तरह का अभी तक प्रोत्साहन का प्रोविजन नहीं है। अभी जैसे हम दिल्ली शहर की बात करें तो यहाँ तो कोई प्रोविजन ही नहीं। यहाँ पे स्पोर्ट्स वालों के लिए मतलब हम कुछ भी करते हैं तो वो फिर वो कुछ ना कुछ पॉलिटिसाइजेशन या कुछ ना कुछ हो जाता है उसका, उससे हमारा खैर कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग स्पोर्ट्स के लोग हैं। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि अब जैसे दिल्ली हो गई या यूपी हो गया, यहाँ से हमारे बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि वो प्रोत्साहन जिसकी जरूरत होती है भाई, आप जो है मतलब हम छोटे बच्चे को भी अगर हम थोड़ा सा खुश करना होता है तो उसको आइसक्रीम खिला देते हैं या टॉफी दिला देते हैं या चॉकलेट दिला देते हैं, जो भी उसकी मनपसंद की चीज होती है। यहाँ पर मतलब वो सारे प्रावधान है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और जो भी है वो बहुत मिनिमल है, मतलब बहुत सीमित दायरे के अंदर है। मेरे को ऐसा पता लगा कि अभी पीछे यूपी सरकार ने बहुत अच्छे से वंतिका अग्रवाल को काफी फेलिसिटेट किया था, अच्छा खासा प्राइज मनी भी मतलब दिया गया है उसको। लेकिन वो सब भी कभी भी मतलब ऐसे ना क्या बोलते हैं, न्यूज के अंदर कभी फ्लैश नहीं हुआ बहुत बड़े तरीके से, जबकि होना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई यहाँ पर ये मींस यहाँ पर भी ये है, ये भी एक कैरियर है आपका, पॉसिबल हो सकता है। चलिए विशाल जी, आपने बहुत आसान भाषा में और हम सब लोगों को समझाया, और हमारे इंडिया न्यूज की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी भारत इसी तरीके से अच्छा प्रदर्शन करता रहे, और आप भी कुछ अच्छी जो महिला टीम के साथ, क्योंकि आप लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, और भारतीय महिलाएं आए और देश भर में इसका प्रचार प्रसार हो। ऐसा ना हो कि ये दक्षिण या किसी एक क्षेत्र विशेष में सिमट कर रह जाए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।